ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी एक से ज्यादा केसेस में मल्टीपल मेंटेनेंस पति से लेती रहे। तो ऐसे में आपको कभी भी तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और पत्नी को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना इनकम एसेट लायबिलिटीज का एफिडेविट कोर्ट में जरूर सबमिट करे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, जिससे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लगेगा कि कैसे आप इस जजमेंट का सहारा लेकर के या इसमें दिए गए पॉइंट्स का सहारा लेकर के पत्नी के मेंटेनेंस को या इंटरिम मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं या बंद भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस जजमेंट को समझ गए तो आप मान लीजिए कि आप मेंटेनेंस के और इंटरिम मेंटेनेंस के हर कंसेप्ट को जान जाएंगे और कैसे उसको डील करना है ये भी आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, इस लैंडमार्क जजमेंट का टाइटल है रजनीश वर्सेस नेहा। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है कि आज हर कोर्ट इसी जजमेंट के हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को डिटरमिन करती है या ये डिटरमिन करती है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है, उसको इंटरिम मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जो आपको मेंटेनेंस केस में जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस नेहा में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस हैं, उन्हें बारी बारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया वो था ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन का। देखिए, जहां पर पत्नी एक से ज्यादा मेंटेनेंस केस कर देती है, जैसे कि उसने 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मांग लिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस मांग लिया, उसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर भी वो मेंटेनेंस मांग रही है, तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जहां पर एक से ज्यादा मेंटेनेंस केसेस चल रहे हैं या मल्टीपल या सक्सेसिव मेंटेनेंस क्लेम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में एप्लीकेंट जो पत्नी होगी उसको डिस्क्लोज करना होगा जितनी भी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स हैं या जितने भी प्रीवियस मेंटेनेंस ऑर्डर हैं, उनको अपनी पिटीशन में मेंशन करना होगा, कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करना होगा। अगर किसी प्रोसीडिंग में ऑलरेडी पत्नी को मेंटेनेंस मिल रहा है तो अगली प्रोसीडिंग में कोर्ट उसे एडजस्ट करेगी या सेट ऑफ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी एक से ज्यादा केसेस में मल्टीपल मेंटेनेंस पति से लेती रहे। तो दोस्तों, याद रहे कि यदि पत्नी ने एक से ज्यादा मेंटेनेंस केस कर रखे हैं सेक्शन 125 में, डीवी में, एचएमए में, तो ध्यान रहे कि पत्नी को हर केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि उसे एक केस में मेंटेनेंस ऑलरेडी मिल रहा है तो दूसरे केस में कोर्ट के द्वारा उसे सेट ऑफ किया जाएगा या एडजस्टमेंट की जाएगी, और जो मेंटेनेंस मिल रहा है उसको डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अपने सेकंड पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग डायरेक्शन जारी करी, गाइडलाइन जारी करी। दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी पार्टी मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, यानी कि मोस्टली पत्नी ही होती है, तो पत्नी उसे अपनी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा, जिसमें कि उसकी एसेट, लायबिलिटीज, इनकम का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। और इसी तरह से पति को भी अपनी इनकम, एसेट, लायबिलिटीज का एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दी गई कि चाहे कोई भी मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो 125 सीआरपीसी का हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का हो या हिंदू मैरिज एक्ट का हो, ये एफिडेविट लेना जरूरी है, मैंडेटरी है, और इस एफिडेविट के बेसिस पर ही इंटरिम मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा।
तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी पत्नी मेंटेनेंस के केस में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है तो उसे अपना एफिडेविट साथ में सबमिट जरूर करना होगा। आप ध्यान रखिए कि यदि पत्नी एफिडेविट सबमिट नहीं करती है तो ये बात आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं और पत्नी को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना इनकम एसेट लायबिलिटीज का एफिडेविट कोर्ट में जरूर सबमिट करे। दोस्तों इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मेंटेनेंस के अमाउंट को किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, यानी कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों मेंटेनेंस कितना बनेगा या कितना क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस होगा, ये जजमेंट आने से पहले कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं था या कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में कुछ क्राइटेरिया दिया जिसके बेसिस पर कितना मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा वो डिसाइड होगा। ऐसे में जो चीज देखी जाएंगी वो होंगी एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पार्टीज, कि पति पत्नी की क्या उम्र है, क्या उनकी जॉब है, वो कितना कमाते हैं। इसके अलावा राइट ऑफ रेजिडेंस, की पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। साथ ही अगर वाइफ अर्निंग है तो उसकी कितनी इनकम है, माइनर बच्चों का कितना मेंटेनेंस होना चाहिए, यदि कोई डिसेबल्ड है या किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करता है तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा, या कितने डिपेंडेंट्स हैं इसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए ही मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जब भी मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स करने की बात आए तो आप ये सभी पॉइंट्स कोर्ट के सामने जरूर रखें कि क्यों मेंटेनेंस अमाउंट कम लगना चाहिए या मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस पर आर्ग्यू कर सकें। दोस्तों इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि मेंटेनेंस किस डेट से अवार्ड किया जाएगा, या कहें कि मेंटेनेंस का ऑर्डर किस डेट से लागू होगा। दोस्तों ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सभी केसेस में जो मेंटेनेंस अवार्ड किया जाएगा वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से अवार्ड किया जाएगा, यानी कि पत्नी ने किस दिन पिटीशन डाली, किस दिन एप्लीकेशन डाली, उस दिन से अवार्ड को माना जाएगा, चाहे अवार्ड बाद में डिसाइड किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि पत्नी ने 1 जनवरी को पिटीशन डाली है और 1 जनवरी को ही उसने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मई में जाकर के डिसाइड होती है, तो जो ऑर्डर होगा मई में आएगा वो आपका 1 जनवरी से लागू होगा, तो पिछला अमाउंट भी देना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोर्ट ये चाहती है कि मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से शुरू हो तो कोर्ट को अपने ऑर्डर में ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा और इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो आपने ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना है या डेट ऑफ ऑर्डर से। यदि आप ऑलरेडी कुछ अमाउंट अपनी तरफ से पत्नी को दे रहे हैं जो कि कोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं है लेकिन आपके पास उसके सबूत हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट के सामने ये प्रेयर भी कर सकते हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से ना देकर के डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए, क्योंकि आप उसको बीच बीच में मेंटेनेंस दे रहे थे जबकि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। तो आप अपनी बोनाफाइडी भी प्रूव कर सकते हैं और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से ही लगे। दोस्तों इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और भी क्लियर किया कि मेंटेनेंस की ऑर्डर की कंप्लायंस किस तरह से की जाएगी। देखिए बहुत बार ये देखने में आता है कि मेंटेनेंस की अमाउंट तो फिक्स कर दी जाती है, लेकिन काफी समय तक चाहे वो मेंटेनेंस हो या इंटरिम मेंटेनेंस हो वो अमाउंट पेंडिंग रहती है, एरियर्स इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन पति के द्वारा कोई भी पेमेंट नहीं होती। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि मेंटेनेंस के ऑर्डर या डिक्री को एक सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ट्रीट किया जाए और एनफोर्स किया जाए। ऐसे में पति की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसकी डिफेंस तक स्टक ऑफ की जा सकती है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि पति को जेल भी भेजा जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि पति जानबूझ करके मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दे रहा है, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस जानबूझकर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कोर्ट पति के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चालू कर सकती है और कंटेम्प्ट में उसे सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों इस पॉइंट का भी आपने ध्यान रखना है कि यदि मेंटेनेंस पेंडिंग हो गया है, इंटरिम मेंटेनेंस पेंडिंग हो गया है, आप वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कभी भी तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जेल नहीं भेजा जा सकता। और एक चीज आपने और भी ध्यान रखनी है
कि आपने जानबूझ करके विलफुली कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी आप पैसे देने से या मेंटेनेंस देने से मना कर दें, तो ये कंटेम्प्ट में भी फॉल कर जाएगा और आपको कंटेम्प्ट में भी सजा हो सकती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में क्लियर करे। यदि आप इन पॉइंट्स को समझ लें अच्छी तरह से तो आप मेंटेनेंस के पूरे कंसेप्ट को जान जाएंगे। कहाँ आपको क्या चीज करनी है, क्या ऑब्जेक्शन उठाना है, ये सभी आपको पता लग जाएगा। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।